नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे और समझेंगे शेप्स ऑफ बिजनेस में बार बार पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा मन उस विषय को लेकर तर्क वितर्क करने लगता है, जिसके दौरान बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जाहिर है, यह बिजनेस देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। पेश है मुख्य सवालों पर एक नज़र। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं। आज ज़्यादातर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क बनाना चाहती हैं, जिससे उनको और उनके उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज़्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर कंपनी, स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स आदि। अब लाभ की बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी सोच को एक नई दिशा देता है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक आज़ादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें तो हमें स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की याद आती है, जिनका निधन 7 जुलाई 2007 को एक कार दुर्घटना में हुआ था, परंतु उनके निधन के पश्चात उनके परिवार में खुशहाली है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भिन्न भिन्न विचार है। इसका कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और न ही ठीक से समझा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जानते हैं, उसे असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक गोलाकार फल दिया जाए तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। यदि एक प्लेट में आपको कैंचो परोस दिए जाएं तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि यह पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 से अब तक लाखों लोगों के घरों में प्रोडक्ट से खुशियाँ और धन पहुँचा रही है। अब बारी आपकी है। लोग कहते हैं यह दूसरों को बेवकूफ़ बनाने एवं धोखा देने का काम है। कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल नहीं, यह काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए है, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं खुशहाल जीवन। जहाँ तक धोखे का सवाल है तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम कर चुकी हैं, जिससे लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते। इस तरह की कंपनियां केवल धन इकट्ठा करती हैं। इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे केवल चैन बनाती हैं, कमीशन का मोटा लालच देती हैं और लोग बाग कंपनी की छानबीन किए जुड़ जाते हैं। और इस तरह की कंपनियों का कार्यकाल 1 साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक 100 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं कंपनी उतनी कीमत का सामान आपको तुरंत दे देती है। भाग्यशाली समझिए कि आपको सीखने का पुनः एक अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है। क्योंकि यह सच है
कि चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसा अपने घर से नहीं देती। जब कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं कंपनी तभी पैसा देती है। आइए इसे समझें। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाते हैं। इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोचकर देखिए, ईश्वर न करे कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी, यह उस परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चल पाएगा कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है, पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है। अगर शराब में मिलाओ तो शराब जैसा, और अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत जैसा हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह तो साधन है। आप जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा करना है तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है। यह बिजनेस एक चैन सिस्टम लगता है, इसलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं। यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम नहीं है, और न ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़वानी होगी। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाले ही नीचे वालों के लिए काम करते हैं। ऊपर वाले ही नीचे वालों के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दे और सिखाना बंद कर दे तो क्या लगता है केवल नए लोग बिना सीखे इस काम को कर सकेंगे? शायद नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर से बुजुर्ग बस साथ खड़े रहें तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज़्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। स्पष्ट करें, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले ज्वाइन करने वाला ही ज़्यादा पैसे कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा उदाहरण इस बिजनेस में बहुत है। बहुत से लोगों ने अपने अपलाइन से ज़्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा, और आप यह भी निर्धारित करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए। यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ? जी हाँ, यह बिज़नेस लोगों को समझाने का काम है। और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे आप समझाने लग जाएंगे। क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सील पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे का, तो दोस्त आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना और कम पढ़े लिखे होने में फ़र्क है, और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं, फिर डर कैसा? मैं यह बिजनेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ?
समय तो सबके पास उतना ही है दोस्तों, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी दिन रात मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए आपकी तरह, वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे और जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10, 12 या 14 घंटे काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या यह अमीरी का रास्ता है? या यूँ सोचिए कि जो लोग अमीर हैं, क्या वह लोग 12 या 14 घंटे ही काम करते हैं? नहीं, वह लोग हजारों घंटे काम करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो हजारों घंटे कैसे? क्योंकि उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वही अवसर आपके पास है। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती या होती है तो न के बराबर, उस काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए। अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कीजिए जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सके। एक बार अवश्य सोचिए कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए क्या आपको समय की स्वतंत्रता, लाखों रुपए महीने में कमाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा? जवाब अगर ना है तो आपके लिए इस बिज़नेस को मना करना उचित नहीं होगा। इस बिज़नेस को अपनाइए और सिर्फ 2 से 3 वर्ष इस बिज़नेस को कीजिए। मेरा दावा है 2 से 3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो सकती है। इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे? जब कोई अनैतिक, समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीक, बीमा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक, असामाजिक एवं गैरकानूनी कार्य है? बिल्कुल नहीं। परंतु इस बिजनेस में आप लाखों लोगों को लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि इस अवसर को पाना है या गंवा देना है। इससे बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है? अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ जिसकी लोगों ने आलोचना या निंदा नहीं की हो। आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है। फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, कटीली झाड़ियों पर नहीं। लोगों के द्वारा आलोचना किए जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्तित्व का प्रमाण है। इसलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। लोग निंदा की परवाह न करें। मेरी दिनचर्या बिल्कुल ठीक चल रही है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। फिर भी क्या मुझे इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए? दोस्त, जिस तरह कार कितनी भी अच्छी हो उससे आप अमेरिका नहीं जा सकते, उसी तरह नौकरी कितनी भी अच्छी हो उससे अमीर कभी नहीं बन सकते। क्योंकि अमीर वह आदमी है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। जैसे आपका बॉस, मालिक, आपकी तरह सैकड़ों लोग उसके पास काम करते हैं। ज़रा सोचिए, यदि आपका मालिक आपके काम करने से 5,000 रुपये महीने कमाता है तो उसकी कुल मासिक आय 100 गुना 5,000 बराबर 5 लाख होगी। आपको मैं एक और हकीकत से अवगत कराना चाहूँगा। मान लीजिए आप अपना जॉब कैरियर 10,000 मासिक से शुरू करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 साल जॉब करने के बाद आपको वहीं पाएंगे जहाँ से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। क्योंकि आपकी मासिक आय हर साल जितनी बढ़ेगी, महंगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं। यह बिजनेस ज्वाइन करें और अपने परिवार को आत्मनिर्भर, आज़ाद एवं खुशहाल बनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, परंतु वह भी इस बिज़नेस में असफल रहे। क्या मैं इस बिज़नेस में सफल हो सकता हूँ?
जी हाँ, यकीनन आप 100% सफल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्मार्ट होना, अच्छा वक्ता होना एवं अच्छा पढ़ा लिखा होना सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ एक पात्रता है। और यह भी सच है कि सिर्फ पात्रता से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता पाने के लिए सफलता के सूत्रों का अनुसरण करना अति आवश्यक है। उदाहरणतः आपने कछुए और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी। खरगोश के पास दौड़ जीतने की कछुए से अच्छी पात्रता थी, परंतु जीता कौन? कछुआ। तो आइए जानते हैं सफलता के सूत्र क्या हैं। नंबर 1, अपने भीतर सफलता का बोध करना। 2, सपनों का ताना बाना बुनना। 3, अपने आप पर विश्वास रखते हुए खुद को व्यवस्थित रखना। 4, लक्ष्य निर्धारित करना। 5, लक्ष्य को पूरा करते समय आई हुई मुश्किलों को विश्लेषण करते हुए समझ एवं सूझबूझ पैदा करना। 6, लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयासरत रहना। यदि आप इन सूत्रों को क्रमागत रूप से अनुसरण करते हैं तो मेरा दावा है कि सफलता अति शीघ्र आपके कदमों में होगी। हाँ, इन सूत्रों को विस्तृत रूप से जानने के लिए मेरी एक किताब सफलता के नए आयाम अवश्य पढ़ें। सफलता आपसे बचकर नहीं निकल सकती। मैं यह बिजनेस ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी ताकत को भली भांति समझ चुका हूँ। परंतु मैंने कुछ लोगों से बात की है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है, न ही कोई ज्वाइन करने को तैयार हो रहा है। क्या करूं? आपने जिन लोगों से बात किया है उन्हें अभी अधूरी जानकारी मिली है, क्योंकि अभी आप इस बिज़नेस की ABCD भी नहीं जानते। यह बिज़नेस प्लान एक क्रमागत प्रक्रिया है जिसे शुरुआती दौर में आपको अपने सीनियर से समझना होगा और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने में निपुण हो जाएंगे, लोगों के सवालों का जवाब देना सीख जाएंगे। फिर आपकी बातों का अनुसरण करते हुए लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करते चले जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम आप अति शीघ्र सिस्टम को अपनाइए और सफलता हासिल कीजिए। इस बिजनेस के बारे में लोगों की सोच से मैं भ्रमित हूँ। कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि बड़े ख्वाब ना देखो, कुछ भी हासिल नहीं होगा, देख लेना यह कंपनी कुछ दिनों में लापता हो जाएगी। उन्हें कैसे समझाऊँ? चल पड़ता हर आदमी कामयाबी की डगर पर, क्या करे इंसान ही इंसान के राहों का रोड़ा है। लोग तो भ्रमित करेंगे ही, क्योंकि लोग खुद भ्रमित हैं। जरा सोचिए, जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं क्या वह लोग इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहा है? अब रहा दे रहे हैं, क्या वह लोग इस बिजनेस के प्रवक्ता या विशेषज्ञ हैं? सलाह तो आपको वही दे सकता है जो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहा है। अब रहा सपनों का सवाल, तो हमारे बिजनेस लीडर श्री संजय जैन जी अक्सर कहा करते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप मेरी बात माने तो बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए और काम करते हुए अपने हर सपनों को साकार कीजिए। अब रहा कंपनी के लापता होने का सवाल, तो आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि आज यह एक सशक्त कंपनी है और सफलता के कई साल पूरे कर चुकी है। यह भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है तथा दुनिया के बड़े बड़े मशहूर ब्रांड के साथ काम करती है। इसलिए दोस्त, सपने देखिए और इस बिजनेस के साथ मिलकर अपना जीवन आत्मनिर्भर एवं आज़ाद बनाइए। यह बिजनेस अच्छा तो है, लेकिन दूसरों को बताने में ज़रा अटपटा सा लगता है तथा दूसरों को इस बिज़नेस के बारे में राज़ी करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में क्या करें? यह बिज़नेस इतना खूबसूरत बिज़नेस है जिसे खेल खेल में किया जा सकता है। जिस तरह जीने के लिए आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यदि आपको यह बता दिया जाए कि श्वास को कितनी देर तक लेना है और कितनी देर में छोड़ना है, तो यही प्रक्रिया योग बन जाती है, जिससे आपका तन और मन दोनों स्वस्थ हो सकते हैं।
इस तरह आप अपने होश संभालते ही इस बिजनेस के पैटर्न पर चल रहे हैं, पर आपको इसका ज्ञान नहीं है। ज़रा सोचिए, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं? आप उसकी प्रशंसा दूसरों से करते हैं। यही तो है बिजनेस। क्या यह काम अटपटा सा लगता है? बिल्कुल नहीं। इस बिजनेस की तारीफ करने से आपके घर में हजारों रुपए महीना आ सकता है। इस प्रकार आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। अब रहा सवाल दूसरों को राजी करने का, तो इसके लिए आपको खुद पर भरोसा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग आपका कम विश्वास करेंगे, परंतु जब आप दृढ़ता से अपनी बात पर कायम रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी बात गंभीरता से सुनेंगे और आप पर विश्वास करते हुए आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। शुरू में इस बिज़नेस को लोग ज्वाइन तो करते हैं, पर कुछ समय में ही इसे बेकार बताकर इससे किनारा कर लेते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल किसी व्यवसाय में सफल होना व्यक्ति के विश्वास, धैर्य एवं उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक कथन है कि असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इस बिज़नेस में वह लोग असफल हो जाते हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट या बुद्धिमान समझते हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने को एक सिस्टम या नियम होता है। जब तक आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, असफलता आपको अपने गले लगाती रहेगी। यदि यह मान लिया जाए कि यह बिज़नेस बेकार है, तो ज़रा सोचिए कि और लोग इस बिज़नेस में कैसे सफल होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में बहुत से लोग सफल हो चुके हैं। 3000 से ज़्यादा लोग घर खरीद चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद चुके हैं तथा हज़ारों लोग विदेश भ्रमण कर चुके हैं। इसलिए आप उनकी न सुने जो लोग असफल हैं, उन लोगों का अनुसरण करें जिनके विचार सकारात्मक है। यह बिजनेस आपके लिए एक नई एवं खुशहाल दुनिया में प्रवेश द्वार खोल रहा है। याद रखिए, असफल लोगों की संगत असफलता दिलाती है और सफल लोगों की संगत सफलता, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। जिसे जैसा बनना है वैसा अमल कर ले। क्या डायरेक्ट सेलिंग एक सुनहरा कैरियर है? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही सुनहरा कैरियर है, क्योंकि लोग आज इसकी ताकत को समझ चुके हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस बिज़नेस को अपना रहे हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हजारों कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज को डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा बेच रही है। आज बहुत सारे देशों के बिजनेस स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम पढ़ाया जाता है, इसलिए यह सिस्टम बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। एक और सच्चाई से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज भारत में बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जरिए बेच रही हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें किसी भी नुकसान का कोई खतरा नहीं है, जैसे माल का चोरी हो जाना, माल जल जाना, चोरों के द्वारा कैश लूट ले जाना इत्यादि। इसलिए ज्वाइन कीजिए, निश्चित हो जाइए और पैसा कमाइए। सब कुछ तो ठीक है, पर पैसा ही नहीं है, ज्वाइन कैसे करूं? दोस्त, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यही सबसे अच्छी और ख़ास वजह है इस बिज़नेस को करने की। मान लीजिए ईश्वर न करे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और आपको अचानक 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या आप उनके इलाज के लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं करेंगे? याद रखिए, असफल लोग परिस्थिति व हालात को हार का कारण बताते हैं, जबकि सफल लोग उसी परिस्थिति व हालात को अपनी जीत का कारण बना लेते हैं। आप अपने आप को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, सफल या असफल? दोस्त, इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम 8,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत होती है। आप सोच कर देखिए कि आज एक प्रोडक्ट खरीदने से कौन सा बिज़नेस शुरू हो सकता है जिससे आप हज़ारों रुपये हफ्ता कमा सकें। यदि आप बिज़नेस की गहराई समझ लेते हैं तो यह 8,000 रुपये 80 रुपये के बराबर लगेंगे।
इसलिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए शीघ्र व्यवस्था कीजिए और बिना किसी विलंब प्रोडक्ट खरीदकर इस बिजनेस को शुरुआत कीजिए। अब मुझे इस बिजनेस की खूबसूरती का पता चल चुका है। इस बिजनेस को मैं आज और अभी से शुरू करना चाहता हूँ। कृपया बताएं इस बिजनेस की शुरुआत किस तरह से करें। सर्वप्रथम आप एक प्रोडक्ट को लेकर यह बिजनेस ज्वाइन करें। साथ ही अपने स्पॉन्सर से बिजनेस किट खरीदें और उसे पढ़ें, देखें और समझें। यह बिजनेस बहुत ही बढ़िया साधन है आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने का। बस ज़रूरत है इस बिजनेस को सही सिस्टम से करने की। तेज़ी से सफलता लेने के लिए ऑडियो वीडियो सीडी का ऑर्डर करके उन्हें सुने व देखें। यह बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, लेकिन जब हमने इस बारे में गहनता से जाना तो पता चला कि ऐसे कई काम हैं जो बहुत बढ़िया हैं लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। जैसे सवेरे की सैर करना स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक वरदान है। उससे काया निरोगी रहती है। काया निरोगी है तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, क्योंकि निरोगी काया से ही सब चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन सर क्या सभी लोग सुबह सैर करने जाते हैं? नहीं। और भी बहुत से बढ़िया काम हैं, जैसे सर्वशक्तिमान का भजन सुमरण करना, ध्यान करना तथा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया हैं और ज़िंदगी के अल्टीमेट मकसद हैं। फिर भी क्या सब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं? शायद कुछ ही लोग। वैसे सर स्कूटर लेते समय आपने नहीं सोचा कि आपके पास स्कूटर नहीं है तो मैं कैसे ले लूं? उसके पास स्कूटर नहीं है, सभी के पास स्कूटर नहीं है तो मैं कैसे ले लूं? शादी तो आपने लपक के कर ली, उस समय तो आपने दूसरे कुंवारों के बारे में नहीं सोचा। तो बिजनेस के लिए ही खास तौर पर आप यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं होता कि समाज के सभी लोग एक जैसा काम एक साथ करने लग जाएं। सभी जानते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, आईएएस, आईपीएस इत्यादि की पढ़ाई मान सम्मान और पैसा दोनों दिलाती है। फिर भी सभी लोग इन क्षेत्रों में नहीं जाते और न इन क्षेत्रों में सभी लोग एक जैसी सफलता अर्जित कर पाते हैं। यह हर व्यवसाय के लिए सच है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी सच है कि सब लोग इसमें नहीं आएंगे। मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें शुरुआत में यही लगा था, लेकिन जब हमारे क्लाइंट ने समझाया तो हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है। हम ज़्यादा लोगों को जानेंगे तभी हम इस बिज़नेस को कर पाएंगे। सर मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम लिखने के लिए आपको 100 रुपये दिए जाएं, तब आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हैं? ज़्यादा लोगों को जानना इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, मगर इस बिज़नेस की विशेषता यही है कि इसमें अगर आप ज़्यादा लोगों को नहीं भी जानते हैं तब भी आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही करना है, ऐसे कुछ लोगों की तलाश कीजिए जिनकी पहचान बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है तथा अनजान लोगों के माध्यम से इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत से सफल लीडर्स भी अपने अपलाइन के लिए अनजान थे। मैं न तो सेल्समैन हूँ और न मैं वैसा काम कर सकता हूँ। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि सौभाग्य से मेरी अपलाइन टीम और सिस्टम इसके लिए मदद हेतु आगे आई। मुझे तो सेल्समैन की तरह काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम विशेष तौर पर किसी सेल्समैन की तलाश नहीं करते। सभी तरह के लोग और व्यवसाय इस बिज़नेस में सफलता हासिल कर चुके हैं। वैसे यह कोई घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का कार्य नहीं है, यह तो लोगों को अवसर देने का सिस्टम है। प्रोडक्ट तो कंपनी खुद सीधा घर पहुंचा देती है। मैं अपने परिवार का समय इसमें नहीं लगा सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए यह एक पारिवारिक बिजनेस है। इस बिजनेस को हम अपने परिवार के साथ मिलकर ही कर सकते हैं, इसलिए हमारी परिवार में आत्मीयता और बढ़ जाती है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता और परिवार के साथ अधिक समय बिताने की चाहत ही इस बिजनेस को करने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं,
सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम आपकी बात समझ सकते हैं, क्योंकि जब ये प्लान हमने देखा था तो हमारी भी यही हालत थी, लेकिन हमारे स्पॉन्सर ने बताया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए इस बिज़नेस को करना और भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केवल वही करते रहे जो पहले से कर रहे थे, तो ये निश्चित है कि आपकी आर्थिक हालात ज़्यादा सुधरने वाली नहीं है, और इसलिए आपको कुछ और भी करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो यह कोई बात नहीं हुई कि अब सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मान लिया भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से प्रबंध करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी है। लेकिन सर, अगर हम जान बचाने के लिए पैसों का प्रबंध कर सकते हैं, तो क्या ज़िंदगी बनाने के लिए प्रबंध नहीं करना चाहिए? लेकिन अब सवाल यह है कि हमें अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ाम करना ही चाहिए या नहीं। हमें बताया गया था हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पैसे के बंदोबस्त के लिए हाँ करेंगे या ना करेंगे, और हाँ करेंगे तो क्या हो सकता है तथा ना करेंगे तो क्या संभावना बन सकती है। क्या चुनना चाहिए हमें? यस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन या नो चिल्ड्रन एजुकेशन? यस कार या नो ड्रीम कार? यस न्यू हाउस, नो ड्रीम हाउस? यस फॉरेन ट्रिप, नो फॉरेन ट्रिप? यस ज्वेलरी ऑफ वाइफ, नो ज्वेलरी फॉर वाइफ? यस पिलग्रिम पिलग्रिमेज, नो नो पेरेंट्स पिलग्रिमेज? अगर नो बोलते हैं क्या हो सकता है? हमारी हालात, हमारी आर्थिक अवस्था तो ऐसी ही रहेगी, और अगर बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात आएगी तो क्या कहेंगे? नो कार के लिए नो, नए घर के लिए नो, विदेश यात्रा के लिए नो, मैडम के लिए ज्वेलरी नो, पेरेंट्स पिलग्रिमेज नो, और हमेशा हमारे साथ लगा रह सकता है। लेकिन दूसरी अवस्था में अगर यस कहते हैं और सिस्टम के मुताबिक काम करते हैं, तो ऊपर लिखी सब बातों के लिए यस बोल सकते हैं। सर आप क्या चुनना चाहेंगे? ज़िंदगी भर हाँ हाँ करना चाहेंगे या ना ना? यदि हाँ तो बधाई हो, हम शुरुआत करते हैं। यह तो संतृप्त सभी लोग प्रोडक्ट खरीदने पर सैचुरेट हो जाना संतृप्त होने जा रहा है, बाद वालों का क्या होगा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी लगा था अगर सब लोग इस बिज़नेस को करेंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन जब मैंने गहराई से इसे समझा तो पता चला ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हर दिन जितने लोग इस बिज़नेस को शुरू करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग 18 वर्ष की आयु में प्रवेश भी करते हैं। इस हिसाब से चाहे कितनी भी तेज़ी से हमारा बिजनेस नेटवर्क बढ़ता रहे, वो बढ़ती आबादी की रफ्तार से पार नहीं पा सकता। इसलिए बिजनेस को संतृप्त होने की कोई संभावना नहीं है। वैसे आप ये भी सोच सकते हैं, टीवी आज हर घर में है, फिर भी टीवी का बाजार संतृप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर पल नई पीढ़ी जवान हो रही है और नए घर बस रहे हैं। यदि हर रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये बिजनेस भी तब तक संतृप्त नहीं होगा जब तक जनसंख्या हर रोज़ बढ़ती रहेगी। सर क्या लगता है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी या बंद होने वाली है? बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो बधाई हो, यह बिजनेस भी ऐसे ही चलता रहेगा। यह मेरे लिए नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। आखिर कौन सी बात आपके लिए नहीं है? धन कमाना या औरों की मदद करना? सर मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इस बिज़नेस को करने की क्या ज़रूरत है? सर जब भी कोई मुश्किल आती है तो पहले से पता नहीं होता, इसलिए ऐसे काम हमें तभी करने चाहिए जब सब ठीक चल रहा होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति मुश्किल में है तो वैसे ही यह काम करने में उसको ज़्यादा परेशानी आ सकती है। जिस प्रकार प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता, कुआं तो पहले ही खोद कर रखना चाहिए। आपके थोड़े प्रयास से पीढ़ी तक आमदनी आ सकती है और आप अपने परिवार के लिए अमर हो सकते हैं। मैं जानता हूँ यह बहुत अच्छा है, पर मैं किसी को राज़ी नहीं कर सकता।
जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि यह बिज़नेस वास्तव में किसी को राज़ी करना, मक्खन लगाना या पटाने का काम नहीं है। यह बिज़नेस तो जानकारी देने का बिज़नेस है, रिकमेंड का करने का बिज़नेस है। और रिकमेंडेशन तो हम जाने अनजाने करते ही रहते हैं कि यह डॉक्टर अच्छा है, यह पिक्चर बहुत अच्छी है, यह स्कूल बहुत अच्छा है। ये सब तो आप अनजाने में कर ही रहे हैं। फिर इसमें कौन सा अलग काम है। इसमें भी आप बेहतरीन और ज़िंदगी बदलने वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और यह ज़िंदगी बदलने वाला बिजनेस है, यही तो बताना है। दूसरी बात यह है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यक्ति विशेष को खुश करना है, बस यह बिजनेस है। यह जानकारी कुछ लोगों में बांटनी भर है। जो लोग इच्छुक होंगे वे अपने आप सहमत हो जाएंगे। वैसे भी ये दूसरों की ज़िंदगी बदलकर अपनी ज़िंदगी बदलने का अवसर है, ना कि दूसरों को राज़ी करने का। कहा भी गया है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लेकिन हम यहाँ कहते हैं उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए। जैसे मुझे मेरे स्पॉन्सर ने जानकारी प्रदान करके मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी है, ऐसे आप भी कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े सुपरस्टार, खिलाड़ी तथा प्रसिद्ध हस्तियां आजकल रिकमेंडेशन का कार्य कर रहे हैं, तो हमें करने में कैसा संकोच। क्या इस बिजनेस में कैसेट खरीदना, मीटिंग में जाना और सेमिनार अटेंड करना जरूरी है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आप एक IBO स्वतंत्र बिजनेस के मालिक, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की हैसियत से काम करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप पर थोपी नहीं जा सकती है। ये सब वैकल्पिक होता है, लेकिन इस बिजनेस को पोटेंशियल समझाने के लिए या किसी को समझने के लिए कैसेट या मीटिंग या सेमिनार बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बहुत से लोगों ने इस बिजनेस को करने का या उसमें सफलता पाने का निर्णय किसी न किसी सेमिनार में ही लिया है। दूसरी बात यह है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी लोगों को इस बिज़नेस में रिकमेंड करने में दिक्कत आने लगती है और आदमी निराश होने लगता है। ऐसी स्थिति में मीटिंग या सेमिनार आपकी डिस्चार्ज बैटरी में फिर से जान डाल देते हैं। जैसे कुआं खोदते समय पत्थर मिलना लाजमी है, उसी तरह इस बिज़नेस में 2-4 पत्थर दिमाग लोगों का मिल जाना ज़रूरी है। मीटिंग, कैसेट या सेमिनार से इस परीक्षा को पास करने में मदद मिलती है। कैसेट खरीदकर सुनने में, मीटिंग में या सेमिनार में जाने से पैसे बर्बाद नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसका रिटर्न कई गुना ज़्यादा मिलता है। सर, कंपनी भाग गई तो? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बहुत सारी कंपनी आ जा रही हैं। मैं इस परिस्थिति में आपकी बात समझ सकता हूँ और पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। एक पानी के गिलास का शीशा होता है और एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है। पानी के गिलास वाला शीशा तुरंत टूट जाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता। इससे ये सिद्ध होता है कि इस दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां होती हैं। अगर भागने वाली हैं तो टिकने वाली भी हैं। जैसे यह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 20 साल से टिकी हुई है। सर जी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो क्यों भागती है? फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपकी मदद करता हूँ। नंबर 1, जो गैरकानूनी हो। 2, जो घाटे में आ जाए। 3, जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए। 4, या वे कंपनी भी भाग सकती हैं जो लोगों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले। देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही भी है, तभी तो 20 सालों से चल रही है। ये घाटे में रह नहीं सकती क्योंकि ये कोई उधारी का व्यापार नहीं करती। यह पहले पैसे लेती है और बाद में प्रोडक्ट या पैकेज भेजती है।
इसलिए इसका घाटे में रहने का कोई चांस नहीं है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से व्यापार है, इसलिए मैनेजमेंट फेल होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब रही बात पैसा इकट्ठा करने की, यह कंपनी साप्ताहिक पे आउट देती है। इस प्रकार पैसे इकट्ठे होने का भी कोई संयोग नहीं है। वैसे सर, आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, तथा वह भी कानून व नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर होते और आपको करोड़ों रुपए सालाना आमदनी होती, तो आप उस कंपनी को चलाना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे? चलाना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो सर, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ये भी समझदार हैं, ये इस फ़ायदे को लगातार लेते रहेंगे। सर, आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर भागने वाली बहुत कंपनी हैं, जो भागती हैं वे कैसी होती हैं, उनकी क्या पहचान है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं भी यही सोचता था कि सब कंपनी एक जैसी होती हैं, लेकिन इस सिस्टम में आकर पता चला मोटे तौर पर कोई भी 5 प्रकार की कंपनी होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वित्तीय कंपनी, जो कुछ ही समय में पैसे को डबल करने का वायदा करती हैं, जैसे 3 साल या 4 साल में इत्यादि। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश की सरकार का SBI बैंक 4 साल में डबल नहीं कर पाता, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी नहीं कर पाती, तो एक आम कंपनी 3, 4 या 5 साल में डबल कैसे कर पाएगी? शायद नहीं कर पाएगी, लेकिन लेकर ज़रूर भाग जाएगी। इनकी पहचान ये होती है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस की तुलना में जल्दी डबल करने का वायदा करती हैं, और जिसे पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता। इनसे बचकर रहने में ही भलाई है। 2, मनी सर्कुलेशन स्कीम या चिट फंड या पिरामिड स्कीम। इस प्रकार की कंपनियों पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध होता है, जो 1978 के एक्ट के मुताबिक लागू है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे ऐसी स्कीम चलाते हैं, तथा जब भी पकड़े जाते हैं उनकी स्कीम बंद हो जाती है। ये इस प्रकार का लालच देती हैं कि आप 2000 देकर मेंबर बन जाओ, इसके बाद आप भी 2000 वाले 4 मेंबर बना दो, आपको 1600 रुपये का चेक मिलेगा। इसकी खास पहचान यह है कि इसमें केवल पैसा घूमता है, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। ऐसी कंपनियों से बचने में भलाई है, क्योंकि 1978 के एक्ट के अनुसार इन पर प्रतिबंध होने की वजह से इनका भागना निश्चित होता है। 3, कमर्शियल सामान बनाने वाली कंपनियां। ये कंपनी ऐसी होती हैं जो सामान बनाती हैं और पारंपरिक तरीके से बाज़ार में सामान बेचती है। जिनकी डिमांड और सप्लाई का कार्य चलता रहे तो ये चलती रहती है, और नहीं चले तो मालिक इनको बंद कर देता है। लेकिन इस केस में आम जनता को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता है। 4, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट बेचती हैं, यह भी नेटवर्क के माध्यम से। ये नेटवर्क के माध्यम से जो टीम बनाती हैं उस पर रेफरल कमीशन बांटती हैं। ये कानूनी तौर पर भी सही होता है। यहाँ पर सीधी सी बात है, काम का पैसा मिलता है, बिक्री पर पैसा मिलता है, जो संभव भी है। लेकिन कुछ नेटवर्क कंपनी नॉन वर्किंग प्लान लेकर आती हैं, जो कि संभव नहीं है कि बिना काम का पैसा कहाँ मिलता है। काम करके पैसा मिलने वाली कंपनी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इनके साथ उल्टा ही हो जाता है। पहले और दूसरे नंबर की कंपनियों के मामले में वे लोगों को छोड़कर भागती थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मामला कुछ उल्टा ही होता है। लोग काम करना बंद कर देते हैं या कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में मजबूत लीडर्स हैं तो सेल्स आती रहेगी और कंपनी हमेशा चलती रहती है। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भागने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पैसे के बदले में सामान मिल ही जाता है। इसके अलावा भागने का सवाल ही नहीं उठता है। उदाहरण के तौर पर आपने बाज़ार से एक पेन खरीदा और कुछ दिन बाद वह दुकान बंद हो जाती है, तो क्या हम यह कहते हैं कि फलाना दुकानदार हमारे पैसे लेकर भाग गया? वैसे ही यह कंपनी आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का ब्रांड बन चुकी है। यह बिजनेस नहीं चलता, हम कईयों को जानते हैं जो इसको छोड़ चुके हैं।
सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मुझे वास्तविकता का पता चला तो पाया कि ऐसा नहीं है। यह आंकड़ों से जाहिर होता है कि लगभग 50% लोग इस बिज़नेस को 3 महीनों के भीतर ही छोड़ देते हैं, और उनमें से अधिकांश बिना किसी से बात किए ही इसे छोड़ देते हैं। आप ऐसे कईयों को जानते हैं जो पीएमटी टेस्ट में फेल हो गए। तो क्या पीएमटी बंद कर दी जाए या फिर मेडिकल कॉलेज में ताला लगा दिया जाए? डॉक्टर बनने के लिए आप किसके संपर्क में आएंगे, जो पीएमटी पास हो गया या उसके जो पीएमटी फेल हो गया? क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानना चाहेंगे जिन्होंने इस बिज़नेस में सफलता पाई है? आप अपने बच्चों को किसके साथ देखना पसंद करेंगे, जो पढ़ने में होशियार है और जो फेल हो जाता है? अगर आपके बगैर यह बिजनेस लगभग सभी राज्यों में चल रहा है और ये वर्षों तक चलता रहेगा। यह चुनौतीपूर्ण लेकिन सरल काम है जिसे सीखकर किया जा सकता है। आप जैसे बैकग्राउंड के लोग आज भी कर रहे हैं, इसलिए असफल लोगों से नहीं, सफल लोगों से शिक्षा लें। हमारे बच्चे छोटे हैं। सर आप बहुत बढ़िया। बच्चों के बारे में सोचना हमारी नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी है। आपके पास अपने बच्चों के भविष्य की क्या योजना है? वे किस तरह के खिलौने से खेलेंगे? वो किस गाड़ी में और किस स्तर के स्कूल में पढ़ने जाएंगे? वो किस किस्म के कपड़े पहनेंगे? आप उनको कितना समय दे पाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब देने में आपको पसीना आ रहा है तो आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरतापूर्वक शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को बिजनेस नहीं करने का बहाना बनाने की बजाय आप बच्चों को इस बिजनेस को करने का कारण बना सकते हैं और उनके सुखद भविष्य की नींव रख सकते हैं। आखिर माँ बाप बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकते, और आप ये साधारण सा बिजनेस करने से डरते हैं जो उस बच्चे को हमेशा के लिए आराम देने वाला है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पति पत्नी में से एक को ही बिजनेस में लगना चाहिए और दूसरे को बच्चे की देखभाल में पूरा समय देना चाहिए, जैसा हमारे कई लोगों ने किया है। इसलिए भगवान ने बच्चे के पीछे माँ और बाप दोनों को रखा है ताकि उनका लालन पालन करे व ख्याल रखे, तथा दूसरा उनको सपनों की ज़िंदगी जीने में सक्षम बनाने के लिए एक लगातार आते रहने वाली आमदनी को पैदा कर सके। और अगर थोड़े भी विवेकशील लोग हैं और आदर्श माता पिता हैं तो ज़रूर एक पैसिव आमदनी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि जीवन में कुछ भी चुनौती आए उसका ज़िंदगी में बच्चों के लालन पालन और भविष्य में कुछ भी फर्क ना पड़े। इस संदर्भ में हम सिस्टम श्याम सुंदर जी की कहानी भी सुना सकते हैं। लोग इन बिजनेस के नाम से बिदकते हैं, आने का बोलकर भी नहीं आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी कई लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस बिज़नेस में 10, 7, 4, 1 का फार्मूला काम करता है तो समझ गया 10 में एक आदमी इस बिज़नेस में आता है और वही काफ़ी है। कुछ लोगों की नज़रों में उनकी स्वयं की छवि धुंधली होती है और उनका आत्मविश्वास बड़ा कमज़ोर होता है। यह वे लोग होते हैं जो संतोषी सदा सुखी की गोली खाकर बड़े हुए हैं और आत्मविश्वास की कमी के कारण किसी भी काम को हाथ में लेने से डरते हैं। आपको हर बिजनेस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो टाल मटोल करने में विश्वास रखते हैं, पर ऐसे लोगों के आने से भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता। ये अगर आ भी जाएं तो छोड़कर भागने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। पैसे की गरीबी उतनी दुखदाई नहीं होती जितनी प्रगति के लिए आकुलता की कमी। जो अपनी दुर्दशा से संतुष्ट हैं उसके लिए शुभ अवसर कहाँ से, कैसे और क्यों कर आएगा। इसलिए हमसे जो बिदकते हैं उनकी चिंता नहीं करनी है।
जो लोग हर रोज़ भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते हैं और कहते हैं भगवान मेरी किस्मत अच्छी कर दे, मैं आम जिंदगी नहीं जीना चाहता, और कहता है बस एक बार मौका दे दे, अगर परिवार का इतिहास ना लिख दिया तो कहना। अगर आपके घर में लड़का या लड़की पैदा हुई है तो मतलब साफ है कि भगवान ने उसके लिए लड़की या लड़का पहले ही पैदा कर दिया है जिसके साथ उसकी शादी होगी। आपका काम तो उसको खोज निकालना है। अगर आपको भगवान ने यह बिजनेस दे दिया है तो भी मतलब साफ है कि भगवान ने वो लोग पहले ही भेज दिए हैं जो आपका बिजनेस में सहयोग करेंगे। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि आप बस उन लोगों को खोज निकालें। ऐसे लोग जो बोलकर नहीं आते वे आपकी खोज का हिस्सा नहीं हैं। उन लोगों की परवाह करके अपने भविष्य को खतरे में क्यों डालते हैं? ये बड़ा कठिन काम है। सफलता की संभावना बहुत कम है। यह प्रारंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग सरल है पर आसान नहीं है। IAS, IPS, कास्ट अकाउंटेंट, CA, CS आदि में सफल होने वालों का प्रतिशत 0.5 से 0.7 ही रहता है। कष्ट और कठिनाई का व्यवधान उन्नति की हर दिशा में मौजूद रहता है। ऐसी एक भी सफलता नहीं है जो कठिनाइयों से संघर्ष किए बिना ही प्राप्त हो जाती हो। जीवन के महत्वपूर्ण मार्ग विघ्न बाधाओं से सदा भरे रहते हैं। यदि परमात्मा ने सफलता का कठिनाई के साथ गठबंधन न किया होता, उसे सुलभ बना दिया होता, तो यह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता। पैसा सब कुछ तो नहीं होता। पैसे से मानसिक शांति तो नहीं मिलती। संपन्नता और मानसिक शांति का संबंध व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। पैसा पानी की तरह है, जिसमें मिलाओ वैसा ही रंग हो जाता है। दूध में मिलाओ दूध जैसा, शराब में मिलाओ तो शराब जैसा। ये केवल भ्रांति मात्र है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है और उसे घमंडी बना देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है। अगर अच्छी प्रवृत्ति है तो वह और अच्छा बन जाता है, और अगर बुरी प्रवृत्ति है तो और बुरा बन जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे गरीब लोगों को भी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धनना सेठ होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप ऐसे तत्व से वंचित रह जाते हैं जो जीवन को रंगीन बनाते हैं। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन असुविधाएं जरूर कम की जा सकती हैं। यदि आपको हर समय यह चिंता सताती रहती है कि डॉक्टर की फीस कैसे अदा की जाएगी, किताबों और स्कूल की फीस कब तक दी जा सकेगी, बिजली या फ़ोन का बिल कम कैसे आए, क्या इस साल भी घर की पुताई नहीं हो पाएगी, तो आपका मन कैसे शांति का अनुभव कर सकता है? अगर पैसे की कमी के कारण आपको गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है और आपको यह चिंता लगी रहती है कि इस वातावरण का मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको मानसिक शांति कैसे मिल सकती है? संपन्न लोग मानसिक शांति के साथ जीते हैं, पर अगर व्यक्ति की मुख्य चिंता यह हो जाए कि संपन्नता की रक्षा किसी भी तरह की जाए, तो मानसिक शांति गायब हो जाती है। मनुष्य संपत्तियों से नहीं वरन अपने विचारों और नज़रिए के कारण ही शांत और सुखी रह सकता है। गुण, कर्म और स्वभाव को उच्च स्तरीय बनाए बिना, कर्तव्य को आनंदपूर्वक निभाए बिना प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर लेने पर भी चैन से नहीं रहा जा सकता। व्यक्ति की अंत चेतना अगर निकृष्ट स्तर की बनी रहे तो कुबेर जैसा धन और इंद्र जैसा वैभव होते हुए भी उसे असंतोष एवं विमोक्ष की ज्वाला से जलते रहना होगा। दरिद्रता या संपन्नता इससे तय नहीं होती कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, बल्कि इससे तय होती है कि वह क्या है। यह बिजनेस आपको कितना धन देगा,
यह तय नहीं है, पर यह तय है कि इसकी शिक्षा से आपको हृदय की विशालता का आभास आपको हो जाएगा। इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार होता है। यह बिजनेस आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपकी विचारधारा को सकारात्मक और प्रगतिशील बनाएगा। इसमें किसी को भी रत्ती भर का संदेह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निरस एवं उपेक्षित हो जाती जो वस्तु जितनी कठिनाई से और जितना खर्च करके मिलती है वह उतनी ही आनंददायक होती है। प्रतिभा किसी पर आसमान से नहीं उतरती, वह अंदर से ही जागती है। उसे जगाने के लिए केवल मनुष्य होना ही पर्याप्त है। वह अन्य कोई प्रतिबंध नहीं मानती। वह सर्वगुणों को छोड़कर रैदास और कबीर का वर्णन करती है तो कभी सिद्धार्थ और महावीर जैसे राजकुमारों पर विराजती होती है। बलवानों सुंदरों को छोड़कर गांधी जैसे कमजोर शरीर और चाणक्य जैसे कुरूपों को वह प्राप्त होती है। उसके अनुशासन में जो आ जाता है वह बिना किसी भेदभाव के उसका वर्ण कर लेती है। और अब यह कठिन काम है, इसीलिए जो इसे करना है, वरना आप अपने बच्चों को ICWA मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के नाम से डरा क्यों नहीं देते? किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आसमान को जिद है बिजलियां यहाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है आसियां यहाँ बनाने की। इसमें आना था तो पहले आना था, जो पहले आ गए वो अच्छा कमा गए। अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें तो अब सैचुरेशन है। यह सारा बिजनेस प्रोडक्ट पर आधारित है जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ती है, अतः इसमें आने का सबसे सही समय अभी है। पहले आना था यह कहकर आप यह मान रहे हैं कि आप पहले ना आकर गलती कर चुके हैं। अब आप दूसरी गलती यह कर रहे हैं कि इसमें आने से देर कर रहे हैं। अगर आप अपनी जानकारी थोड़ा बढ़ाएं तो आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कई बार हुआ है कि नए एसोसिएट ने पुराने एसोसिएट को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे भी कई एसोसिएट्स हैं जो बाद में आए पर जिनकी आमदनी अपने अपलाइन से बहुत ज़्यादा है। इस बिज़नेस में आपकी आमदनी आपके आने के समय से तय नहीं होती, बल्कि तय होती है आपकी लगनशीलता से तथा आपकी प्रतिबद्धता से तय होती है। यह कोई पिरामिड स्कीम या चैन सिस्टम नहीं है, अतः यह सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपने अपलाइन से ज़्यादा नहीं कमा सकते। यह सैचुरेशन की बात करते हैं। आज आपको हर हाथ में घड़ी दिखाई पड़ती है, तो क्या घड़ी से सैचुरेशन हो गया? हर घर में टीवी, फ्रिज, पंखे, साइकिल, मोटरसाइकिल दिखाई पड़ती है, तो क्या इनसे सैचुरेशन हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता शाश्वत है, अतः सैचुरेशन जैसी कोई बात नहीं है। हम घर घर जाकर हाथ नहीं जोड़ सकते और न ही किसी का दरवाज़ा खटखटा सकते। हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि ये दरवाज़ा खटखटाने का, घर घर जाकर हाथ जोड़ने का और सेल्समैन जैसा काम है, लेकिन जब इसकी विस्तार से जानकारी ली तो पता चला कि यह ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बेहद पवित्र और नैतिकता का कार्य है। इसके माध्यम से हम लोगों को कुछ बेचने वाला या सेल्समैन नहीं बनाते हैं। इस बिज़नेस में हम खुद ही एक बिज़नेस लीडर की शिक्षा लेते हैं और दूसरों को भी एक सुलझा हुआ, सकारात्मक, जोशीले लीडर बनने की शिक्षा देते हैं, जिससे उसका पूरा नज़रिया बदलकर सारी दुनिया ही उसके लिए खुशनुमा हो जाए। सिचुएशन उसको प्रभावित ना करे, वह हर हालात में अपने आप को और आगे बढ़ाता ले जा सके, क्योंकि हम यहाँ पर विशाल संगठन बनाते हैं, उसको नेतृत्व करते हैं तथा नेतृत्व करना सिखाते हैं, ताकि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाए तो तब हमारा बिजनेस ऑटो पायलट हो जाए और हमें ज़िंदगी की सच्ची और सभी की दिल की इच्छा, समय और पैसे की आज़ादी मिल सके। हम सामान बेचने के बिजनेस में नहीं हैं, हम तो लीडर बनने, टीम बनाने और लोगों को लीडर बनाने के बिजनेस में हैं। अब रहा सवाल दरवाजे खटखटाने का, तो जिनके में जीना है
तो ऐसा एक भी माई का लाल नहीं है जो इस दुनिया में किसी न किसी के दरवाजे को खटखटाता ना हो। और मुझे विश्वास है इस बिज़नेस के अलावा भी हम और आप दरवाज़ा तो खटखटाते ही हैं। कभी बॉस का दरवाज़ा, तो कभी डॉक्टर का दरवाज़ा, तो कभी मित्र का दरवाज़ा, तो कभी बच्चे के टीचर का दरवाज़ा। ज़रा आप सोच कर बताइए, नौकरी के लिए कितने दरवाज़ों पर मे आई कम इन सर कह चुके हैं। अपनी लड़की या लड़के की शादी के लिए कितनों के दरवाजे खटखटाएंगे आप। बच्चों को मनपसंद स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने। अब आते हैं घर घर जाने की बात पर। यह बिजनेस हम साप्ताहिक मीटिंग एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं। घर घर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट्स घर पर ही डिलीवरी दे देती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सेल्समैन का काम कोई लज्जाजनक काम नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस सेल्स के नाम पर ही होता है, इसलिए सेल्समैन का काम भी उतनी इज्जत का है जितना कोई दूसरा काम। सेल्समैन उन लोगों से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। मैं सेल्समैन जैसा नहीं हूँ कहकर हम दो गलती कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। पहली तो यह कि सेल्समैन को छोटा और ख़राब कह रहे हैं, जो छोटी बुद्धि का सूचक है। और दूसरा ये कि आप ये गलत फहमी भी पाल रहे हैं कि आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि हर इंसान समय, सेवा या विचार बेचता ही है। अच्छा जी, आपने कौन सा तीर मार लिया है? आपको कितने का चेक आ रहा है? आप कब से इस बिज़नेस में हैं और आज आपका लेवल क्या है? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी अपने अपलाइन से यही सवाल किए थे, लेकिन मुझे एक वास्तविकता का पता चला कि ये बिज़नेस एक अनूठा बिज़नेस है। इसमें हम बंधे नहीं हैं। हम चाहें तो अपने स्पॉन्सर से ज़्यादा तीर मार सकते हैं, ज़्यादा सफलता ले सकते हैं। इसमें अगर हमारा स्पॉन्सर ने तीर भी मारा न हो, लेकिन हमको तो तीर मारने का मौका दे ही देता है और हम चाहें तो ज़रूर तीर मार सकते हैं। वैसे भी सर, आजकल तीर मारने का ज़माना चला गया, अब तो मिसाइल का ज़माना है। इसीलिए तो हम इस बिज़नेस में हैं। यहाँ पर हमारे जैसे या उससे भी नीचे के तबके के लोगों ने बढ़िया काम करके यहाँ से अब तक 40-50 हज़ार रुपये महीना, 70-80 हज़ार रुपये महीना, 1 लाख से 2 लाख रुपये महीना भी ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में लाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के कमीशन चेक से आपके विश्वास को बल तो मिलेगा, लेकिन मज़ा तो अपने चेक लेने में ही आएगा। लोग क्या कहेंगे? कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी यही सोचता था कि इस बिज़नेस में काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताई गई जो मेरे अंदर तक घर कर गई। इजाज़त हो तो शेयर करूं? हाँ ज़रूर, धन्यवाद सर। सर, मुझे बताया गया था कि लोग हर परिस्थिति में कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। आपने भगवान शिव और पार्वती की कहानी सुनी होगी। जब वे दोनों घोड़े पर चले तो लोगों ने बोला, देखो इनको घोड़े पर तरस नहीं आ रहा। दोनों जवान हैं और घोड़े पर बैठे हैं। जब पार्वती अकेली घोड़े पर बैठी तो बोला, कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है, उसको पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी है। जब भगवान शिव जी अकेले घोड़े पर बैठे तो उन्होंने बोला, देखो कैसा मर्द है, नारी अबला होती है, उसको पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। और जब वे दोनों पैदल चलने लगे तो बोले, देखो कैसे मूर्ख हैं, साथ में घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब आप ही बताएं, इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती क्या कर सकते थे? जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? वैसे मैं बताऊं, सब महान लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूंका जाता है।
देश के पीएम का पुतला फूंका जाता है, राज्य में सीएम का पुतला फूंका जाता है, जिले में डीएम का, कलेक्टर का पुतला फूंका जाता है, लेकिन चपरासी और मजदूर का पुतला कोई नहीं फूंकता है। इसका मतलब ऊपर उठने वाले लोगों को विरोध तो सहना ही पड़ता है, और जो सह जाता है वही पाता है। ऊपर उठते हैं तो भगवान लोगों के माध्यम से परीक्षा तो लेंगे ही। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता होती है। वैसे हमें लोगों की चिंता ना करके अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए, जैसे गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, घूस लेने, बिना टिकट लिए प्लेटफार्म में घुसने, गलत साइड से गाड़ी निकालने में, सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेजने में, इनकम टैक्स का झूठा रिटर्न भरने में, सरकारी नौकरी से घर का काम कराने में, घर के आगे कचरा फेंकने में, साफ दीवार पर थूकने में, ऑफिस देर से जाने और जल्दी घर भाग आने में, गालियाँ बकने में, गंदे चुटकुले सुनाने में, गंदे एसएमएस भेजने में। आदमी कहाँ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर यहाँ क्यों बहानेबाजी करते हैं। वैसे भी किसी ने हमें समझदार कहा तो हम भूल गए, जब किसी ने कहा फंस गया तो हमारे हौसले पस्त हो गए। ऐसी उधार की अदाओं पर जीने से फ़ायदा ही क्या है। क्यों सर, हमें खुद के मंतव्य पर जीना चाहिए या नहीं? कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। सब सही है साहब, आपकी हर बात ठीक है, पर मैं तो एक को भी राज़ी नहीं कर सकता। मेरे कहने से तो कोई नहीं आएगा। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने यह बिज़नेस देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे कहने से कोई नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि हमारे दिमाग में ऐसा क्यों चल आ रहा है कि हम किसी को राज़ी नहीं कर पाएंगे और हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ कि हमारा आत्मविश्वास बहुत कम है और हमारी समाज में कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। हमें ऐसे संगठन से जुड़ना चाहिए जहां हमें सम्मान भी मिले, और यह बिज़नेस इन दोनों चीज़ों के अलावा कई अन्य चीज़ें भी दिलाने में सक्षम है। दूसरा, इस बिज़नेस में हमें राज़ी करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। यह तो ज़िंदगी बदलने वाला अवसर है जिसकी जानकारी कुछ लोगों को देनी होती है। जानकारी लेने के बाद इच्छुक और योग्य प्रोस्पेक्ट खुद ही आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा, और जो इच्छुक नहीं है उसको हमें राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इस बिज़नेस में सब लोग प्रोडक्ट प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ 10, 7, 4, 1 रूल कार्य करता है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करने की। शुरुआत में मुझे भी लगा कि पता नहीं टीम बना पाऊँगा या नहीं, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए फ़क्र होता है कि 2 की नहीं, 20 की नहीं, 200 की नहीं, मेरी लगातार टीम बढ़ रही है। वैसे हमारे अपलाइन ऐसे हैं जिनकी टीम हज़ारों लाखों की है, तो हमारी और आपकी क्यों नहीं हो सकती। ये टोपी पहनाने का धंधा है, आपको किसी ने पहना दी तो हमको पहनाने चले आए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये टोपी पहनाने का ही बिजनेस है, लेकिन ये टोपी पहनकर बहुत सारे लोगों ने अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बदली है, बोझ से छुटकारा पाया है, देश विदेश की यात्रा की, अपने नाम के साथ करोड़पति लगाया है, साइकिल से कार तक पहुँचे हैं। ये ऐसी टोपी है जो ठंड, गर्मी और बरसात से बचने के काम आती है। ये मंच, माइक और माला भी दिलाती है। इस टोपी को पहनने के बाद लोग ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस टोपी को पहनकर बहुत
लोगों के परिवार में खुशियाँ आई है। इस टोपी को पहनने से परिवार में सुकून मिला है। ऐसी टोपी को मैं तो पहनूंगा ही, लेकिन ये खुशियों भरी टोपी पूरी दुनिया को पहनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है आपको भी इसे पहनने में देर नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने किसी को फंसाकर मेंबर बना ही लिया, पर दो आगे मेंबर नहीं बना पाया, तो वो मुझे गाली देगा कि नहीं? मुझे उसकी हाय लगेगी कि नहीं? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, लेकिन इस बिज़नेस को जब मैंने गहराई से समझा तो पता चला कि इस बिज़नेस में फंसाना या गाली देना या हाय लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हम किसी को मेंबर नहीं बनाते हैं। हम तो इस बिज़नेस में कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तथा उन प्रोडक्ट को लेने के बाद आगे रिकमेंड करके एक संगठन बनाने पर उसके प्लान में बताए गए आधार पर एक निश्चित कमीशन मिलता है। अब इस परिस्थिति में उस आदमी को हर हालत में या तो फ़ायदा होगा या बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर उसने टीम नहीं बनाई, संगठन नहीं बनाया, तो उसको पैसे के बदले प्रोडक्ट या बीमा पॉलिसी का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसने कुछ मेहनत करके टीम वर्क में मिलकर अपना संगठन बना लिया तो उसको कभी न रुकने वाली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं या तो फ़ायदा होगा या बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे यहाँ यह काम करने के पैसे मिलते हैं और कमीशन मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर जगह पर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लगते हैं और हर जगह काम करने के पैसे मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या कोई बाबा जी का भंडारा है? कोई काम भी नहीं करेगा और गाली देगा और आपको हाय लगेगी। इस बात का कोई तुक नहीं है। ये महज एक भ्रम है और इस बिज़नेस को नहीं समझना अज्ञानता का उदाहरण है। जो इस बिज़नेस को समझ लेगा वह कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ मीटिंग और प्लान में जाकर अच्छे से समझने की कोशिश करें और इस नायाब बिज़नेस का फ़ायदा उठाएं। मेरे सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो इसे करना चाहेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरा कोई ऐसा सर्कल नहीं है, लेकिन जब पता चला कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल अपने सर्कल में ही कर सकते हैं। यही एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं और हम प्रतिदिन अपना सर्कल नया बना सकते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना, आप करने की तो ठाने, रास्ते अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। मैं तो मेंबर बन जाऊंगा, लेकिन आगे मेंबर नहीं बना पाऊंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शुरुआत में मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ था, लेकिन जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो पता चला कि इस बिजनेस में हम मेंबर बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये तो टीम बनाने, संगठन बनाने का सुअवसर है। ये संगठन बनाने का कार्य अमीर आदमी बनने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता होती है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे जैसे क्लेवर वाले दूसरे लोग यह बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वैसे भी हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिन्हें जागृत करके कुछ भी कर सकते हैं। फिर यह बिजनेस तो एक साधारण कार्य है जिसमें कोई रिस्क भी नहीं है। मैंने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट भी खरीद लिया, लेकिन अभी टूल्स को फ्री मिलने चाहिए। सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था और मैंने सोचा था कि ये सब प्लान, प्रेजेंटेशन फोल्डर, पुस्तक तथा इनकी जानकारी की सीडी, ऑडियो, वीडियो इत्यादि या तो हमें कंपनी की तरफ से मिलनी चाहिए या जो हमारा स्पॉन्सर है उससे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे उस समय यह नहीं मालूम था कि हम इस बिज़नेस में कंपनी के नौकर नहीं हैं। हम तो यहाँ एक IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, स्वतंत्र बिजनेस के मालिक की हैसियत से एक एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर कंपनी हमें टूल्स, प्रेजेंटेशन फोल्डर, बुक्स इत्यादि देगी तो मालिक
स्वतंत्र व्यापारी कहाँ रहे, हम तो नौकर की श्रेणी में आ जाएंगे। और हम इस बिजनेस में आकर बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर भी हमारा कोई बॉस या मालिक हो। इसलिए मालिक होने के नाते अपने टूल्स के पैसे देते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन जहाँ हमें कोई फ्री की सामग्री मिलती है वह अनायास ही पड़ी रहती है। और किसी ने खूब कहा है कि जहाँ जाता है धन वहीं जाता है मन। वैसे ये सभी टूल्स, पुस्तक, सीडी इत्यादि खरीदने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो खरीदें, चाहें तो बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन हमें मालूम नहीं, इन टूल्स की छोटी सी कीमत देखकर हम ढेर सारा फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि टूल्स पर होने वाला एक्सपेंस खर्च नहीं है, यह तो एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है जिससे निश्चित फ़ायदा मिलता है। बस हमें लेने के लिए उन्हें प्रयोग करना है। वैसे भी अपनी ज़िंदगी को फास्ट स्पीड देने के लिए जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं वो हमारी स्पीड बढ़ाकर हमारा समय बचाते हैं, जैसे बाइक, ट्रेन, कार, एरोप्लेन इत्यादि। ऐसे ही हम सिस्टम द्वारा अनुमोदित टूल्स के माध्यम से अपने बिजनेस की रफ्तार बढ़ा सकते हैं और एक लॉगिन आईडी पर लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं। क्योंकि जितना हम लेट कैपिंग पर पहुंचेंगे उतना ही हमारा नुकसान है। इसलिए टूल्स को लेकर प्रमोट करके हमें कम समय में ज़्यादा सफलता लेने के अवसर को तुरंत पकड़ना चाहिए। इस बिजनेस को किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? सर, जो इंसान महत्वाकांक्षी है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना चाहता है या अगर कोई मौका मिले तो कुछ करके दिखाना चाहता है तथा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, उसको ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। और जिस आदमी में ऊपर उठने की कोई तमन्ना नहीं है और लो प्रोफाइल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। मैंने दरअसल सुना है कि बिज़नेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। सर, इस बिज़नेस में चालाकी और झूठ नहीं चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन भर के संबंध बनाने पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे के साथ रहकर काम करना है। और आप समझ सकते हैं कि झूठ और चालाकी के दम पर लंबे समय तक संबंध या रिश्ते नहीं चलते, तो सच्चाई और एक दूसरे पर विश्वास से चलते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस बिज़नेस को एक आध्यात्मिक और दिव्य बिज़नेस की झलक में देखते हैं। यहाँ पर हमेशा सकारात्मक सोचना, स्वयं को आगे बढ़ाना और दूसरों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना तथा सबके भले में ही अपना भला होता है। ये बिज़नेस भगवान के बनाए आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही मजबूत बन सकता है। इस बिज़नेस में हमेशा सिखाया जाता है कि भगवान में विश्वास रखो, आप जरूर सफल होंगे। परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं और जो इंसान वर्तमान में कार्य कर रहा है उसे ईमानदारी से करे, क्योंकि जो इंसान अपने वर्तमान में अच्छा है वह यहाँ पर इस बिज़नेस में भी अच्छा ही रहेगा। मैं तो पहले से ही नौकरी या बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे इस बिज़नेस को करने की क्या ज़रूरत है? हम अपने में संतुष्ट हैं, हमको ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको ही नहीं, जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि नौकरी वाले को इसको करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब बाद में सच्चाई का पता चला तो महसूस किया कि नौकरी वाले को या सेटल्ड बंदे को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब उसकी नौकरी या खुद का काम अच्छा चल रहा है तब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुआं तभी खोदा जाता है जब बहुत प्यास ना लगी हो। क्योंकि जब प्यास लगी होगी तब तो आप कुआं खोद ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस बिज़नेस को करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है जब नौकरी व्यवसाय ठीक चल रहा है। अगर सचमुच में पता ही करना है कि मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है या नहीं तो हमें एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और वह एक्सरसाइज है, परिवार के साथ अपना ग्रुप फ़ोटो देखें और अपना फ़ोटो पर क्रॉस लगा दें। अगर आपके न रहने से आपके परिवार की जीवन शैली वही रहती है तो आपको इस बिज़नेस की करने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे भी जो हम आज ले पा रहे हैं, चाहे नौकरी से या अपने व्यवसाय से, उससे संतुष्ट होना तो प्रकृति और समाज की प्रोग्रेस को रोकने जैसा है। आज भी बड़े बड़े धन कुबेर अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं। अगर उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो हम और आपको क्यों नहीं। वैसे भी हमें रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। हमें तो नदी की अविरल धारा की तरह लगातार बहना चाहिए। आपने तो सर 5 मिनट में हमें करोड़पति बनने का रास्ता बता दिया। क्या अमीर बनना इतना आसान काम है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप ये बताएं, गरीबी में रहना कौन सा आसान है, वह भी इस महंगाई के ज़माने में? निस्संदेह इस बिज़नेस को करने में जो कुछ भी चैलेंज आते हैं वे अस्थायी होते हैं, लेकिन इसमें काम न करने से जो समस्या आएंगी वे तो स्थायी रहेंगी। अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्टकारक है। ज़्यादातर लोगों को इन में से एक को चुनना होता है। ज़रा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ देह है? इसमें ज्वाइनिंग महंगी है, प्रोडक्ट भी महंगे हैं और किसी काम के नहीं, हम नहीं खरीद सकते। सर अगर 5,000 से 8,000 आपके लिए बड़ी रकम है तो आपके पैसा कमाने के सिस्टम में कुछ कमी है, फिर तो आपको ज़रूर बंदोबस्त करके ज्वाइन करना चाहिए। प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं, खरीदने वाले की जेब का साइज छोटा या बड़ा होता है। हवाई जहाज़ की बजाय रेल में सस्ता किराया होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की जेब में दम होता है वे लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करना पसंद करते हैं, और वह भी उन्हें महंगा नहीं लगता बल्कि जायज़ लगता है। अब रही बात प्रोडक्ट की, इन प्रोडक्ट को काम में लेना या प्रयोग करना तो हमारे पर निर्भर करता है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर वादा करता हूँ कि प्रोडक्ट आपके काम के हो या नहीं हो, लेकिन आपको काम का आदमी ज़रूर बना सकते हैं। मैं तो समझ गया, लेकिन लोगों को मुझे कैसे पता चलेगा वह इसमें रुचि रखता है या नहीं? मैं कैसे पहचानूंगा? और कोई उल्टे दिमाग का मिल गया तो कैसे डील करूंगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की तब मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहे थे, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया तो पता चला कि इस बिज़नेस में बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, खाली समय का सदुपयोग, समय और धन की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व का विकास, दूसरों की मदद करना, नए नए लोगों से मिलना, अगली पीढ़ी के लिए जायदाद छोड़ना। इस सूची को याद रखिए। आप भी सूची में बताए गए एक फ़ायदे की वजह से इस व्यवसाय में हैं, और जिससे भी आप बात करेंगे वो इस सूची में दर्शाए कारणों में से एक या अधिक की वजह से इस व्यवसाय में शामिल होना चाहेगा। पर आपके शामिल होने की वजह से दूसरों की वजह होगी, यह सोचना गलत है। अतः आपको अपने मित्र या परिचित से शामिल होने की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस व्यवसाय में क्या अपील करेगा। दूसरों की रुचि जानने के लिए उनसे सामान्य तरीके से यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपको मालूम है कि लोग इस व्यवसाय को क्यों अपनाते हैं? जवाब में वो कुछ भी कहें, आप सुनते रहिए और बाद में आप यह सूची दोहरा दीजिए, क्योंकि आपको यह सूची एकदम रटी हुई है। उसके बाद आप यह पूछ सकते हैं कि आपको इन फ़ायदे में से सबसे ज़्यादा क्या अपील करता है। वो जो भी फ़ायदा गिनाता है तो आप अलग सवाल पूछ सकते हैं कि वह यह फ़ायदा पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। आप उसे आश्वासन दे सकते हैं कि यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार सब चीज़ें पा सकता है जो वो पाना चाहता है। अगर आपका पाला ऐसे आदमी से पड़ जाता है जिसको इस सूची में से कोई फ़ायदा अपील नहीं करता,
तो उस फत्तर दिमाग का नाम अपनी पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए और दूसरे व्यक्ति से संपर्क करना शुरू कीजिए। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी 2-4 फत्तर दिमाग लोगों से आमना सामना हो ही जाता है। आप चाहे स्कूल खोलें या अस्पताल, चाहे बिजनेस करें या नौकरी, फत्तर दिमाग लोगों से तो पाला पड़ेगा ही। कई लोगों की तो शादी ही फत्तर दिमाग से हो जाती है, वो भी आखिर किसी न किसी तरह उनसे निपटते ही हैं। आप बिल्कुल निराश न हो और अगले आदमी से बात करें। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं सफल तो होना चाहता हूँ। कोई अगर हमारी कंपनी के बारे में कहता है कि ये बेवकूफ़ बनाने की स्कीम बताने पर तुल जाते हैं तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इस व्यवसाय की एक चैलेंज है कि आप लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील होने के बजाय संवेदनहीन होना सीख जाएं। समाज में नकारात्मक लोगों की भरमार है। लोगों का अहम इस बात से बड़ा संतुष्ट होता है जब वे किसी बात के लिए ना कहते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई किसी बात के लिए ना कहता है तो जोर देकर कहता है, पर जब हाँ कहता है तो मरी मरी सी आवाज़ में कहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दरअसल ना कहते वक्त ये आदमी ये सोचता है कि वो भी कुछ चीज़ है और उसे ना कहने से संतुष्टि मिलती है। अतः ना कहने पर वो विजेता का अनुभव करता है और ना सुनने वाला पराजित अनुभव करता है। यह पराजय का अनुभव बहुत से लोगों को इस बिजनेस में आने से रोक देता है या बिजनेस से भागने को मजबूर कर देता है। पर पराजय का ये अनुभव धोखा है। वस्तुतः पराजय या निराशा जैसी कोई बात इसमें है ही नहीं कि सब आपके हिसाब से ही चलेगा तो आप खुश होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग अपना निर्णय आपकी योजना के अनुसार लें। आपको ये सीखना पड़ेगा कि माहौल को अपने हिसाब से ढालना असंभव है, पर माहौल के हिसाब से अपने को ढाल लेना बहुत आसान है। अतः आप फंक्शन में समय समय पर जाया करें ताकि आपको यह एहसास होता रहे कि जो आपके साथ हो रहा है वह अनोखा नहीं है और जो लोग सफल हुए हैं वे सभी इस रास्ते से गुजरे हैं जो कि आपके साथ भी हो रहा है, जो सफल लोगों के साथ होता है। अतः आप ये निष्कर्ष पर ले सकते हैं कि आप भी सफलता की राह पर हैं। फंक्शन में जाने से, कैसेट सुनने से तथा किताब पढ़ने से आपको जो अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है जो इस बिजनेस को चलाती है। अतः जब भी आपको उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस हो तब आपको फंक्शन में जाना है, कैसेट सुनना है और किताबें पढ़ना है। और जैसे आपने बताया आपके सपने बड़े हैं जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए सब सपने देखने वाले 4 प्रकार के होते हैं। 1, ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाते हैं। वे मरे हुए लोग होते हैं, उनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये बिना हाथ पैर हिलाए और बिना चिल्लाए ही मर जाएंगे। ये संख्या में लगभग 40% होते हैं। 2, कुछ लोग सपने तो देखते हैं पर अपने दम पर कभी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करते। ये दूसरों की तारीफ कर यह सुकून हासिल करते हैं कि अगर हम भी उसकी जगह होते तो वैसे सफल हो सकते थे। वे अनुयायी होते हैं और संतोषी सदा सुखी का पहाड़ा पढ़ते देखे जाते हैं। ये स्वभावतः आलसी और डरपोक होते हैं पर अपने आलस्य को संतोष का नाम देते हैं और अपने डर को समय की कमी के बहाने छुपाने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्लाएंगे और अगर बच गए तो ये भले ही प्यासे मर जाएं पर जिंदगी भर कुएं के पास भी न फटकेंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को कुएं से दूर रहने की सलाह देंगे। ये करीब 30% होते हैं। 3, कुछ लोग सपने देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से
काम करते हैं, अपने सपने साकार करने की कीमत चुकाते हैं, ये सफल हैं, ये स्वस्थ हैं एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये हर अवसर और चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे और साबुन मिलने पर वहाँ से नहाकर निकलेंगे। ये लगभग 20% की तादाद में पाए जाते हैं। 4. कुछ लोग सपने देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद करते हैं। ये लीडर्स हैं। ये लगभग 10% की तादाद में मिलते हैं, पर अगर आपको कभी भी मिल जाए तो इनकी संगत फ़ायदेमंद होती है। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे और साबुन मिलने पर वहाँ से नहा धोकर निकलेंगे और कुएं के चारों तरफ दीवार बनाने जुट जाएंगे ताकि कोई भी दूसरा उसमें न गिरे। ऊपर के दोनों श्रेणियों के 70% लोगों को ये अजीब नज़र आते हैं। इन्हें लोग सपनों का सौदागर कहकर मजाक उड़ाते हैं, पर यह उनकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वह उनकी श्रेणी को जान चुके हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हर स्वतंत्र उद्यमी सफल हो जाएगा? लोगों के मन में ऐसे सवाल आना स्वाभाविक है, इसलिए मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन बाद में पता चला गारंटी देने वाले आदमी की खुद की गारंटी नहीं होती तो वह बिजनेस की क्या गारंटी दे सकता है। इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जो सफलता के लिए तैयार होंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी और हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। हर वह आदमी को सफलता चाहता है, हर वह आदमी जो सफलता चाहता है उसे पहले इसके लिए तैयार होना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और फिर अवसरों को देखना होगा और उनका प्रयोग करना प्रारंभ करना होगा और विश्वास करना होगा कि वह सफल हो सकता है, क्योंकि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करने जा रहा है जो पहले किसी ने नहीं किया हो। वह तो वही कार्य करने जा रहा है जिस कार्य को पहले ही हजारों लोग कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर कम बुद्धि के वजह से कोई असफल नहीं होता है, लेकिन अति बुद्धिमानी से जरूर हो सकता है। हम आम कैरियर या पारंपरिक व्यवसाय में रहते हुए इस व्यवसाय को चलाने में किस तरह तालमेल बैठा सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया वह अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, जो हम सभी को समान मात्रा में दिया गया है। इस व्यवसाय की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्ति अपनी नौकरी करने के साथ साथ स्वतंत्र उद्यमियों का नेटवर्क विकसित कर सकता है। प्रारंभ में आमदनी इतनी अधिक नहीं होती है कि लोग अपनी पूर्णकालिक नौकरी से मिलने वाली आमदनी को छोड़ सके। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आमतौर पर पहले महीने में नहीं होता। नेटवर्क के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह व्यवसाय अक्सर अतिरिक्त आय का स्रोत होता है, जिसमें आगे चलकर बहुत बड़े असीमित लाभ की संभावनाएं होती हैं। जो आदमी लगन और समर्पण से मेहनत करते हैं, स्पष्ट है उनके विकास की गति अधिक तेज होती है। जब अच्छी तरह विकसित नेटवर्क बना लें और नौकरी से ज़्यादा आमदनी प्राप्त करने लगे तो उसके बाद वह नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय से इस्तीफा दे सकते हैं। क्या मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ? मेरा तो बिज़नेस करने का नेचर ही नहीं है। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिज़नेस है केवल 3 काम करने का: सेलेक्ट द प्रोडक्ट, यूज़ द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। इस प्रकार का कार्य तो हम अनजाने में नींद में सोए हुए भी कर रहे होते हैं, बिना सोचे समझे, बिल्कुल ही स्वाभाविक और स्वचालित ढंग से। इतना ही नहीं, आप यह व्यवसाय उन बहुत से लोगों के लिए कर रहे हैं जिनसे आप मिले भी नहीं हैं। जी हाँ, यह आप ही हैं, बहुत सी चीज़ों के प्रिय उपभोक्ता। आप जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं तो किसी न किसी का व्यवसाय तो बढ़ाते ही हैं। हम सोते समय पलंग, चादर, पजामे का प्रयोग करते हैं तो किसी न किसी का व्यवसाय बढ़ाते ही हैं।
सुबह उठने से लेकर सोने तक हम ढेर सारे प्रोडक्ट प्रयोग करके किसी न किसी का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। जब अनजाने हम दूसरों का बिजनेस बढ़ाते हैं तो क्यों न खुद का बिजनेस भी बढ़ाया जाए। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं यह बिज़नेस कर पाऊँगा? आपका सवाल जायज़ है। पहले मैं भी यही समझता था कि इस बिज़नेस को करने के लिए हमें पहले से बहुत शिक्षित या क्वालिफाइड होने की ज़रूरत है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। यह साधारण 8-10 क्लास पढ़े व्यक्ति से लेकर PhD तक सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, बस केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम इस पुस्तक में अचीवर गैलरी देख सकते हैं, जिसमें 40% लोग ऐसे हैं जो स्नातक या बड़ी डिग्री धारक नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया या टॉप अमीरों का सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि 20% से ज़्यादा धन कुबेर केवल प्राथमिक और माध्यमिक लेवल तक पढ़े थे, और फिर भी विश्व की जानी मानी हस्तियां हैं। पूरी दुनिया में 10 साल तक सबसे अमीर रहने वाले मिस्टर बिल गेट्स को तो जानते ही हैं, जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे। उसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लाभ में सहभागी बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी खोज, आविष्कार या विचार के रचयिता हो। उदाहरण के लिए आमा कैलेंडर ने कोका कोला का फार्मूला स्वयं नहीं सोचा था, उन्होंने फार्मूला खरीदा था और इसे लोकप्रिय बनाने में सफल हुए थे। हेनरी फोर्ड ने कार इंजन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन वे मोटर उद्योग के पितामह बन गए और उन्होंने बहुत धन कमाया। रे क्राक ने बर्गर बेचकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठी की, हालांकि उन्होंने मैकडॉनल्ड भाइयों से बर्गर की बिक्री और उत्पादन का लाइसेंस ही खरीदा था। बिल गेट्स ने पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था, यह आविष्कार तो स्टीव जॉब्स और स्टीफन वानिज्याक ने किया था, लेकिन इस उद्योग की प्रसिद्धि और अपार संपत्ति गेट्स को मिली। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम आधुनिक प्रगति से कोई लाभ कमाना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखें कान खुले रखने की ज़रूरत है और लगातार हो रहे नए विकास पर पैनी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कितना अच्छा होता अगर MLM कंपनी प्लान फोल्डर, किताब, ब्रोशर, वीडियो, ऑडियो, टेप्स और DVD इत्यादि लोगों को फ्री में दे दे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि स्वतंत्र उद्यमी का ओहदा बदलकर निर्भर तनख्वाह वाले कर्मचारी का हो जाएगा। ये तो फिर दोबारा नौकर और मालिक वाली बात आ जाएगी। और कल्पना करें, हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर संजय जैन जी अगर उस समय फ्री की किताब आदि लेने के चक्कर में रहते तो जो आज कुछ ही सालों में कई करोड़ों की आमदनी ले पाते क्या? बिल्कुल नहीं, नौकर ही बनकर रह जाते। इसलिए हमारी कंपनी धन्य है जो हमें फ्री में ऊपर लिखित चीज़ें ना देकर हमें एक स्वतंत्र उद्यमी का ओहदा प्रदान कर रही है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शरीर से एक कांटा निकालना है तो दूसरा डालना पड़ता है। वैसे बड़ी रकम कमाना है तो छोटा सा निवेश तो करना ही चाहिए। मुझे डर है कि मेरा अपने परिवार के साथ संपर्क समाप्त हो जाएगा और मैं इसे नज़रअंदाज करने लगूंगा। क्या आप मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नौकरी करने जाते समय अपनी पत्नी, पति और बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, उन्हें सारे दिन अपनी गोद में बैठाते हैं और उन्हें लोरियां सुनाते हैं? मैं MLM तंत्र में काम करने वाले कई परिवारों को जानता हूं, जिसके पारिवारिक संबंध MLM के कारण बेहतर हो गए हैं। उनके संबंधों में दयालुता, खुशी और प्रेम दोबारा लौट आया है। मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सफलता दिला दे, क्योंकि समय तो थोड़ा ही है। क्या आप अपने बॉस बनने में सक्षम हैं? क्या आप आत्म अनुशासन उत्पन्न कर सकते हैं?
क्या आप नेटवर्क में अपने काम संबंधी सभी निर्णयों और कार्यों में दृढ़ हो सकते हैं? यदि जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया है, यह व्यवसाय आपके लिए ही है। लेकिन सचमुच अपना बॉस बनना इतना आसान नहीं है। जीवन भर किसी ने हमेशा आपके लिए निर्णय लिए हैं और जिम्मेदारी ली है। सबसे पहले तो वे आपके माता पिता थे, बाद में आपके शिक्षक, फिर आपके बॉस और फिर ससुराल वाले, और अब अचानक आपको सारा बोझ स्वयं उठाना होगा। और हाँ, क्योंकि यह आपका जीवन है, आपने अपना व्यवसाय आरंभ करने के बारे में क्यों सोचा? या स्वतंत्र बनने के लिए अपने निर्णय लेने होंगे और खुद के समय का प्रबंध करना सीखना होगा। समय ऐसा धन है जो हम सभी के पास समान मात्रा में होता है। किसी के पास अधिक लंबा दिन, सप्ताह या साल नहीं होता है। कुछ लोग धन की तरह समय को बर्बाद करते हैं, जबकि कुछ लोग उस समय का अच्छा इस्तेमाल करके आम से खास आदमी बन जाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। माना हम 5 डे इन ए वीक के अनुसार नौकरी करते हैं। 5 दिन के 24 घंटे के हिसाब से 24 गुणा 5 बराबर 120 घंटे होते हैं। माना हम 5 दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। 5 गुणा 8 बराबर 40 घंटे। हर दिन आने जाने तथा भोजन आदि में 4 घंटे समय लगता है। 5 गुणा 4 बराबर 20। हर दिन घर के काम आदि में 4 घंटे समय लगता है। 5 गुणा 4 बराबर 20। हर दिन सोने के लिए 8 घंटे समय लगता है। 5 गुणा 8 बराबर 40 घंटे। इस प्रकार 40 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 बराबर 120 घंटे सप्ताह में निश्चित होते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि 100 की जगह 105 घंटे का समय खर्च होता है, तो भी इस गणना के अनुसार हर सप्ताह टोटल 120 माइनस 105 बराबर 15 घंटे बचते हैं, जिन्हें हम खाली समय की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हमें काम के दिनों के अलावा बाकी दिनों को भी जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें हमारी संवैधानिक छुट्टियां भी शामिल है। साल में 52 संडे और हैं। साल में कम से कम 18 गजेटेड हॉलीडेज सरकारी जॉब्स या सेना में हैं, तो आपके लिए वार्षिक अवकाश, कैजुअल लीव 30 डेज, एनुअल लीव 60 डेज। इसलिए बहुत से लोग जो सरकारी नौकरी या सेना में नौकरी करते हुए मैट्रिक से डबल MA, MBA या और बड़ी बड़ी मास्टर डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं। यह बात अलग है कि उन्हें नौकरी में रहते हुए उनका कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो उसका प्रयोग होता ही है। ऐसे ही अगर हम खुद का बॉस बनने की ठान लें और 3 से 5 साल में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की डायमंड डिग्री ले लें, तो आने वाली पीढ़ियां भी करोड़पति पैदा होंगी। धन्यवाद सर पूरा ऑडियो सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।